लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि इममोर्टल क्लैन के दोनों सुप्रीम एलेक्स को फीनिक्स ब्लड की मदद से नहीं बचा पाए थे, जिसके बाद वो वापस उसे गू एल्डर के पास ले आए थे, जिसने कहा था कि वो एलेक्स को बचा सकता है, लेकिन इसके लिए उसे और लोगों की जरूरत पड़ेगी जो एलेक्स के साथ फर्नेस में जाएंगे, जिससे अगर एलेक्स मर भी गया तो फर्नेस में जो भी लोग बैठे होंगे उनका कल्टीवेशन काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगा। तो वो दोनों सुप्रीम इसके लिए मान गए थे और उन्होंने अपने क्लैन के कुछ यंग कल्टीवेटर्स फर्नेस के लिए भेज दिए थे। लेकिन अचानक से जब फर्नेस बीच स्टेज में था तभी एलेक्स को होश आ जाता है और वो फर्नेस में बनी फॉर्मेशन को रिवर्स कर देता है, जिसकी वजह से वो फर्नेस में बैठे लोगों की ही एनर्जी खींच लेता है। जिसके बाद गू क्लैन का एल्डर बोलता है कि कर्ज चुकाने का वक्त आ गया है, अब आगे। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम स्टोन वैली में एलेक्स और गू एल्डर को देखते हैं, जहां गू एल्डर एलेक्स को कहीं ले जा रहा था। तभी एलेक्स उसे बोलता है कि पहले तो तुमने मुझे एक जिंदा लाश बना दिया था और फिर अचानक से मेरा दाव फ्रूट कंप्लीट करवा दिया। मैं जानता हूँ इसके पीछे तुम्हारी कोई साजिश है, इसलिए मुझे बताओ कि तुमने क्यों कहा था कि मुझे तुम्हारा कर्ज चुकाना होगा। ये सुन के गू क्लैन का एल्डर एलेक्स से कहता है कि इतनी जल्दबाजी किस चीज़ की है, इस एल्डर को एक कहानी तो सुनाने दो। इसके बाद गू एल्डर बताता है कि हमारे पूर्वज भी तुम्हारे वर्ल्ड में पैदा हुए थे और वो दिन काफ़ी ग्लोरियस थे जब इममोर्टल्स और अनडाइंग किंग्स का राज था। अक्सर खतरनाक बैटल्स होती रहती थी, ऊपर से अलग अलग जगह से कल्टीवेटर्स भी बैटल ज्वाइन करने के लिए आ जाया करते थे। उस दौरान अनेकों कल्टीवेटर्स सामने आए जिनकी ताकत का अंदाज़ा लगाना मुश्किल था। ये सुन के एलेक्स पूछता है कि आखिर तुम मुझे क्या बताना चाहते हो। इस पे गू क्लैन का एल्डर कहता है कि हाल ही में भविष्यवाणी हुई है कि वो वॉर तो कुछ भी नहीं थी, ट्रैजिक वॉर तो अब आने वाली है जब सच्चाई कुछ नहीं कर पाएगी और एक बड़ा संकट आएगा, जिसकी वजह से मुझे थोड़ी घबराहट और डर है, क्योंकि मैं इसी एरा में पैदा हुआ हूँ। साथ ही मुझे नहीं पता कि ये वॉर शुरू कब होगी और इसका अंत कौन करेगा। इस पे एलेक्स पूछता है कि आखिर वॉर में ऐसा क्या खतरनाक होने वाला है। इस पे गू एल्डर उसे कहता है कि तुम बस अपनी समझदारी से काम लो और समय के साथ तुम्हें सब पता चल जाएगा कि हिस्ट्री का सबसे ट्रेजिक एरा नज़दीक आ रहा है। सभी क्लैंस जिसमें सर्वाइवल के लिए फाइट करेंगे। अगर उस वॉर में कोई इममोर्टल किंग नहीं होगा तो उसे पैरों के नीचे रौंद दिया जाएगा और वो बंदा अपने क्लैन को भी प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा। इसके बाद वो एल्डर बताता है कि मेरे क्लैन में भी एक इममोर्टल किंग बहुत पहले आ जाता। हमारे क्लैन के लीडर बहुत ही ताकतवर थे और उन्होंने एक बार एनलैंड से भी फाइट करी थी और उसकी अनडाइंग किंग की ताकत भी मैच कर ली थी। और जब वो इममोर्टल किंग लेवल पर पहुंचने ही वाले थे तभी उस आखिरी मोमेंट में सी क्लैन के एंसेस्टर ने उन्हें धोखा दे दिया। तो क्या मुझे तुमसे बदला नहीं लेना चाहिए? ये सुन के एलेक्स शॉक हो चुका था और उसे अपने सामने वही विजुअल्स दिखने लगते हैं। साथ ही वो मन में सोचता है कि लगता है हमारे क्लैन में अनबन हुआ करती थी, पर उसे अब भी इस बात पर यकीन नहीं था। इसलिए वो उस गू एल्डर से बोलता है कि ये इम्पॉसिबल है। मेरे सी क्लैन के एंसेस्टर्स ने बॉर्डर को गार्ड करा था और वो सब के सब हम लोगों को प्रोटेक्ट कर रहे थे और अगर उन्होंने गू एंसेस्टर को धोखा दिया होगा तो उसके पीछे ज़रूर कोई रीज़न होगा। ये सुन के गू एल्डर कहता है कि तुम्हें लगता है कि उसके पीछे कोई रीज़न होगा। मैं तुम्हें आज सच बताता हूँ, जिस बॉडी एज अ सीड मेथड को तुम इस्तेमाल करते हो वो एंशिएंट टाइम्स का है और मेरे एंसेस्टर उन शुरुआती लोगों में से थे जो इस बात पर चले थे, लेकिन सिर्फ तुम ही ऐसे हो जो इसमें सक्सेसफुल हो पाए हो। इसलिए अब तुम्हारा वक्त आ गया है अपने एंसेस्टर्स के गुनाहों की पेमेंट करने का। तभी एलेक्स देखता है कि गू एल्डर एक दीवार के आगे एक रिचुअल परफॉर्म कर रहा है, तो उसे देखकर एलेक्स मन में सोचता है कि मैंने सुना था कि यिंग यांग फर्नेस काफ़ी लंबे समय से गायब था क्योंकि वो गू क्लैन के लीडर की धर्मा बॉडी को सप्रेस कर रहा था। क्या ये सब सच है? तभी अचानक से गू एल्डर के रिचुअल करते ही वहाँ चारों तरफ रोशनी हो जाती है और अचानक से रोशनी हटने पर
जब एलेक्स फिर से आंखें खोलता है तो वो अपने सामने गू क्लैन के लीडर को देखता है। तभी गू एल्डर उस लीडर से कहता है कि पास्ट में आपकी धर्म बॉडी डिस्ट्रॉय हो गई थी और आपकी इममोर्टल किंग फाउंडेशन भी डिस्ट्रॉय हो गई थी, लेकिन मैं आज आपके लिए एक पर्सन लाया हूँ जिसके पास बॉडी एज अ सीड है और इसने काउंटलेस ट्रायल पास करे हैं, इसलिए आप इसका इस्तेमाल करो हमारे क्लैन को फिर से रिवाइव करने में। इधर एलेक्स मन में सोच रहा था कि इस गू क्लैन के लीडर का ऑरा मैं बिल्कुल भी महसूस क्यों नहीं कर पा रहा। तभी वो गू एल्डर एलेक्स पर हल्की सी अपनी पावर डालता है, जिसकी वजह से एलेक्स के अंदर से एनर्जी निकलती है जिस पे लिखा था पापी खून। अब वो देखकर वो लीडर कहता है कि ये सी क्लैन का वंश है। अब उस लीडर को अपनी पुरानी यादें आने लगती है, जहाँ उनमें से उसे एक याद ऐसी भी आती है जिसमें वो अपनी टाइम आर्ट का इस्तेमाल करके फ्यूचर की एक झलक देखता है, जिसमें एलेक्स एक पावरफुल कल्टीवेटर के रूप में था। इसलिए वो एलेक्स और उस गू एल्डर को उस चैम्बर से बाहर भेज देता है। तो ये सब देखकर वो गू एल्डर उस दीवार को हाथ से बजाते हुए कहता है कि लीडर, क्या ये सब आपकी हेल्प नहीं कर सकता। ये सुन के वो लीडर अंदर से बोलता है कि अगर मैं किसी और का बॉडी एज अ सीड चुराना चाहता तो अब तक मैं ऐसा कर लेता। इस वर्ल्ड में गू क्लैन कब का खत्म हो चुका है। ये सुन के वो एल्डर रोने लगता है और उसे 1000 साल पुरानी बात याद आती है जिसमें वो अपने ग्रैंडफादर से कह रहा था कि हमारे क्लैन में कोई इममोर्टल किंग क्यों नहीं है। इस पे उसके ग्रैंडफादर ने कहा था कि ये बातें तुम्हें बाद में समझ आएंगी। अब वापस से प्रेजेंट का सीन आता है जहाँ गू क्लैन का एल्डर वेले से बाहर उन सुप्रीम्स के बीच आ जाता है, जहाँ वो सुप्रीम्स उससे पूछते हैं कि तुमने हुआंग के साथ आखिर करा क्या है। हमारे एंसेस्टर्स ने मैसेज भेजा है कि वो जल्द ही हुआंग को इंटेरोगेट करने के लिए वापस लौटेंगे। अगर गू क्लैन ने सच में हुआंग का दाव फ्रूट चुरा लिया है तो मुझे नहीं लगता कि तुम लोगों को कोई अनडाइंग किंग के अटैक से बचा पाएगा। इस पे गू एल्डर बोलता है कि तुम लोग ज़्यादा सोच रहे हो। अगर कोई कल्टीवेटर का दिल उस दाव को एक्सेप्ट करने का ही ना हो तो कुछ भी नहीं किया जा सकता, चाहे फिर तुम उस कल्टीवेटर को ज़बरदस्ती ही दाव फ्रूट क्यों ना दे दो। अगर वो कल्टीवेटर फ्यूचर की भलाई चाहता है तो तुम कुछ नहीं कर सकते। ये बातें गू एल्डर काफ़ी इमोशनल होकर कह रहा था क्योंकि वो हिम्मत हार चुका था। इधर अचानक से वर्ल्ड ट्री में स्ट्रेंज बिहेवियर सबको दिखाई देता है। उसी वक्त वहाँ पर अनडाइंग किंग्स का मैसेज भी आ जाता है, जिसमें एलेक्स से माफ़ी मांगी गई थी और उसे इस वर्ल्ड में फ्रीली मूव करने का राइट दिया गया था। साथ ही उसमें ये भी लिखा था कि अगर हुआंग को कोई नुकसान पहुंचाएगा तो उसके क्लैन को उसकी कीमत चुकानी होगी। अब ये सब देखकर सब चौंक चुके थे। तभी उनमें से एक कहता है कि कभी तो वो लोग इसको क्वेश्चनिंग करने के लिए टॉर्चर करना चाहते हैं और अगले ही पल वो ऐसा ऑर्डर दे देते हैं। क्या कहीं अनडाइंग्स के मैसेज को कोई इंटरप्ट तो नहीं कर रहा। ये सुन के एक सुप्रीम कहता है कि अपने वर्ड्स को ध्यान से चूज करो। हो सकता है एंसेस्टर्स चाहते हो कि एलेक्स इस वर्ल्ड में प्रोग्रेस करे, जिसके बाद वो फ्यूचर में इसे एग्जामाइन करेंगे। इसके बाद अचानक से वो मैसेज में जो एनर्जी थी वो एलेक्स के अंदर चली जाती है और उसका रूप बदल जाता है, जिसके बाद वो सुप्रीम एलेक्स से पूछता है कि अब तो आप इस वर्ल्ड में फ्रीली घूम सकते हो, तो आप कहाँ जाना चाहते हो। इस पे एलेक्स कहता है कि मैं माउंटेन्स, रिवर्स और रॉयल सिटीज़ देखना चाहता हूँ। इस पे वो सुप्रीम एलेक्स को एक इनविटेशन देते हुए कहता है कि हमारे वर्ल्ड की यंगर जनरेशन एक बड़ी गैदरिंग कर रही है जिसे एनलाइटमेंट टी गैदरिंग कहते हैं, जो रेड किंग क्लैन के एंसेस्टर लैंड पर होने वाली है और आप उसमें स्पेशली इनवाइटेड हो, क्योंकि इस ईयर उस गैदरिंग को ची मैंग होंग होस्ट करने वाला है, जो कि 6 यंग एम्परर्स का हेड है। साथ ही वो सुप्रीम बताता है कि इस गैदरिंग के दौरान एक एनलाइटमेंट ट्री ग्रो करता है, जो कि एक पियरलेस इममोर्टल मेडिसिन है। जो भी इस गैदरिंग में होने वाले कंपटीशन को जीतेगा उसे उस ट्री के सबसे ज़्यादा लीव्स मिलेंगे, जिसका इस्तेमाल करके
पास्ट में कुछ लोगों ने अपने कल्टीवेशन लेवल को बढ़ाया है, जिसके बाद वो क्लैन लीडर भी बने हैं। ये सुन के एलेक्स उस सुप्रीम से पूछता है कि क्या गैदरिंग्स में इमोर्टल्स भी प्रेजेंट होंगे। इस पे वो सुप्रीम कहता है कि हालांकि ये बड़ी गैदरिंग है, पर ये यंगर जनरेशन के लिए है। तो ये सुन के एलेक्स वहाँ से बिना कुछ बोले निकल जाता है, लेकिन वो सुप्रीम जाते वक्त एलेक्स को वो इनविटेशन देते हुए कहता है कि चाहे आप आओ या ना आओ, पर अभी के लिए ये इनविटेशन रख लो और गैदरिंग के बारे में सोचना ज़रूर। अब कुछ दिन बीत जाते हैं, जिसके बाद एलेक्स हमें बताता है कि उसने इस वर्ल्ड को काफ़ी एक्सप्लोर करा है, जहां वो अपने बॉडी एज अ सीड मेथड को और आगे पहुंचाने के लिए कुछ ढूंढ रहा था। लेकिन इसी बीच उसे वो सभी विजुअल्स दिखाई देते हैं कि कैसे उसके वर्ल्ड के लोगों को यहाँ गुलाम बना रखा है। साथ ही उसे वॉर गॉड एकेडमी के वो कैदी भी याद आते हैं। तभी वो एक विलेज में पहुंचता है जहां उसी के वर्ल्ड के वंशज थे, जो मैजिकल आर्टिफैक्ट के लिए एलेक्स को लूटना चाहते थे। तभी एलेक्स मन में सोचता है कि इन लोगों की सोच बिल्कुल खत्म हो चुकी है। इन्होंने अपने फेट को एक्सेप्ट कर लिया है। अगर मेरा वर्ल्ड जल्द ही कुछ नहीं कर पाया तो हमारे वर्ल्ड के वंशज की भी ऐसी ही हालत होगी। इसके बाद एलेक्स टाइम बीस्ट एंसेस्ट्रल लैंड के एक मेडिसिन गार्डन में आ जाता है और उसे एक्सप्लोर करने लगता है, जहां उसे कुछ विजुअल्स आने लगते हैं कि कैसे उसके वर्ल्ड के लोगों को कैसे एक एक करके लावा में फेंका जा रहा था। तभी एलेक्स गुस्से में बोलता है कि भले ही मुझे मेरे वर्ल्ड से ही धोखा मिल गया, लेकिन अब भी मुझे यहाँ के लोग डीमन से बदला लेने के लिए मजबूर कर रहे हैं। मेरा गुस्सा कम ही नहीं हो रहा। अब गुस्से में एलेक्स कई सारी चट्टानें तोड़ देता है। तभी दूर खड़े दो लोग एलेक्स को देखकर बोलते हैं कि इसने तो ये मेडिसिन गार्डन खराब कर दिया। साथ ही वो उस टी गैदरिंग की बात कर रहे थे। उसी वक्त एलेक्स उनकी बात सुन लेता है और गुस्से में उनके पास जाते हुए कहता है कि मैं इस गैदरिंग को ज़रूर अटेंड करूँगा। अब एलेक्स ये कह के उन दोनों को मार देता है, क्योंकि वो दोनों कुछ बुरा प्लान कर रहे थे। अब एलेक्स ये बोल के वहाँ से निकल जाता है कि मैं अपने सारे दुश्मनों को ख़त्म कर दूंगा। अब हम माउंट वुदाओ को देखते हैं, जहाँ एलेक्स उस माउंटेन पर सीढ़ियाँ चढ़ रहा था। तभी उसे एक बच्चे का खिलौना दिखता है। इधर हम एक हुओडू नाम के बंदे को देखते हैं, जो कि ब्लड रिफाइनिंग आर्ट की मदद से उस बच्चे की एनर्जी खींच रहा था। तभी उसका नौकर उसे कहता है कि इस बच्चे की मदद से तो शायद आप सेल्फ सेवरिंग लेवल पर पहुंच जाओगे। इस पे हुओडू कहता है कि ये बच्चा मेरे किसी काम का नहीं। ये सुन के वो सर्वेंट उस बच्चे को सर से पकड़कर बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे मास्टर का मूड खराब करने की। तभी हुओडू उससे बोलता है कि मैं तुम्हें ये बच्चा ही रिवॉर्ड में देता हूँ। ये सुन के वो सर्वेंट खुश हो जाता है और हुओडू को थैंक यू बोलकर उस बच्चे को सेक्रीफाइस करने ही वाला था कि तभी वहाँ एलेक्स आ जाता है और उस सर्वेंट को मार के उस बच्चे को बचा लेता है। जिसके बाद वो हुओडू से कहता है कि तुम जैसे लोग जो बच्चे पर ऐसा अत्याचार करते हैं वो इंसान कहलाने के लायक नहीं हैं। तभी हुओडू का दूसरा सर्वेंट उसे कुछ बताता है, जिसके बाद हुओडू कहता है कि मुझे लगा था कि तुम कोई बैटल सर्वेंट हो, पर तुम तो हुआंग हो। अब क्योंकि डिवाइन आर्ट कंप्लीट हो गई है और मुझे बस अब कुछ ही बैटल सर्वेंट्स चाहिए, तो क्यों ना तुम उसकी कमी पूरी कर दो। अब ये बोल के वो ब्लड रिफाइनिंग आर्ट एक्टिवेट कर देता है। ये सुन के एलेक्स बोलता है कि लगता है तुम्हें सीधे सीधे समझ नहीं आता। उसी वक्त हुओडू का सर्वेंट एलेक्स से बोलता है कि ये कोई तुम्हारा वर्ल्ड नहीं है जो तुम ऐसे अकड़ रहे हो। ये सुन के एलेक्स उस सर्वेंट के अंदर हाथ घुसा के उसे मार देता है। तभी हुओडू अपनी तलवार निकालकर उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन एलेक्स उसे पीछे कर देता है। तो हुओडू अपने वाइट घोस्ट को बाहर निकाल लेता है, लेकिन एलेक्स अपने मॉर्निंग लाइट टेक्निक से उन्हें खत्म कर देता है। ये देखकर हुओडू घबराते हुए बोलता है कि मैं रेड किंग क्लैन का सन इन लॉ हूँ। अगर तुमने मुझे मारा तो रेड किंग क्लैन तुम्हें नहीं छोड़ेगा।
ये सुन के एलेक्स बोलता है कि इतना सब देखने के बाद भी तुम्हें समझ नहीं आया, तुम्हें तो बस मौत ही नसीब होनी चाहिए। अब एलेक्स अपने डिवाइन स्टैचू की मदद से किक मार के उसे जान से मार देता है, जिसके बाद वो उस बच्चे को अपनी गोद में उठाता है। तभी एक कल्टीवेटर उसे बोलता है कि तुमने ये करके खुद पर मुसीबत ले ली है, इम्पेरियल फैमिली इसे कभी नज़रअंदाज नहीं करने देगी। ये सुन के एलेक्स कहता है कि ठीक है, तो चलो उनसे फाइट करते हैं। अब इसी के साथ ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है।